हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट्स पे। वैसे तो ये चैनल हम लोगों ने जो बनाया था वो स्टार्टिंग के अंदर साइंस में केमिकल से रिलेटेड अलग अलग केमिस्ट्री के जो एग्जांपल्स प्रैक्टिकल से एग्जांपल्स होते हैं उनके लिए उनकी वीडियो अपलोड करने के लिए बनाया था। लेकिन अभी जो कोविड जो आ रखा है, इस कोविड के अंदर रियल में ये सेकंड जो वेव है वो काफ़ी ख़तरनाक है। आप लोगों के लिए भी मैं कहता हूँ एज ए मतलब कह सकते हो कि कुछ सलाह मानो चाहे एडवाइस मानो कुछ भी, कि अगर आप लोग घर पे रहते हो सबसे बेस्ट है घर पे ही रहना, घर से बाहर निकलना वगैरह वगैरह ये अपने को बंद करना है, तभी इसे रोका जा सकता है। और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो रखी है, तो उन प्रॉब्लम्स को अपने ज़्यादा ना बढ़ाएं। अब कुछ ऐसे करें कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, तो रियल में ये सब बकवास है। किसी भी फालतू अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। रूमर्स बहुत ज़्यादा हैं मार्केट के अंदर, बस अपने को अपने पे ध्यान रखना है, घर वालों का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है। अब इस कोविड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये हो रखी है कि हाँ ठीक है कि एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टडी तो ज़रूरी है। और सबसे बड़ा लॉस यही हो रहा है। +1 में जब आप थे तो उस टाइम भी आप लोगों का बहुत बड़ा मतलब सॉरी आपका तो +1 अच्छी हुई थी, लेकिन लास्ट में फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम रह गई थी। और फिर +2 के अंदर बहुत बड़ा टाइम पीरियड आपका ऐसे निकल गया। तो अभी भी क्या है कि ये मतलब आपकी स्टडी जो है वो बहुत बड़ा लॉस हुआ है स्टडी में। उस स्टडी के लॉस को कम करने के लिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं आप लोगों के लिए ये जो अपना सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आपकी कोई कमी ना रहे, तो इसके लिए अपन लोगों ने ऐसे सोचा है कि आपको टाइम टू टाइम क्लासेज अवेलेबल करवाई जाए। ठीक है, तो अपनी जो केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री नहीं सॉरी एजी केमिस्ट्री, तो इस एजी केमिस्ट्री को अपने रन करना है, इसको आगे कंटिन्यू करना है। अपना एक लेसन है इसके अंदर, ये सॉरी मैंने लेसन का नेम रखा था बायो केमिस्ट्री, ये लेसन का नेम है जिसे हिंदी में बोलते हैं जैव रसायन। तो इस लेसन को अपने आगे रन करना है। ये लेसन अपना रहा हुआ है, हिंदी मीडियम का तो कुछ ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत रहा है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों को अपने को स्टार्ट करना है। सेकंड क्या है, सेकंड अपने पूरी अपनी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। इसके बाद में यहाँ थर्ड क्या है, थर्ड देखो बच्चों कि आप लोगों को जेट में अगर सिलेक्शन लेना है तो आज के टाइम में कोचिंग वगैरह सब कुछ इंस्टीट्यूट बंद है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। अपने अपनी एग्जी केमिस्ट्री के लिए अगर आप चाहो तो आपके लिए जेट की क्लासेस भी रन कर सकते हैं, क्योंकि यही मटेरियल आने वाला है। या +1 का आएगा या साइंस वालों में केमिस्ट्री आएगी, वो आपको मालूम है, हम वो करवाता ही हूँ। अपनी जो दूसरी क्लासेज अपलोड होती है वो उसी की अपलोड होती है। तो आप चाहो तो एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री के लिए अपनी जेट की क्लासेज अवेलेबल करवा सकते हैं आपको। बस आपको ये करना है, आपको साथ साथ अपने कंटिन्यू स्टडी करते रहना है। तो आज अपने लेसन स्टार्ट करेंगे बायो केमिस्ट्री। कौन सा लेसन स्टार्ट करेंगे? बायो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इस बायो केमिस्ट्री के लेसन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें और भी है। जैसे मैं ऐसे चाहता हूँ कि अपनी क्लासेज जो है वो संडे के पास संडे को अपने लाइव रखें सेशन। संडे को मैं चाहता हूँ कि अपने इन क्लासों का सेशन जो है वो क्या रखें, लाइव रखें। टाइम जो है वो आप डिसाइड करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर टाइम जो है वो ये रखना, टाइम आप जो कहोगे वो रख लेंगे, लेकिन रखना संडे को है। संडे तक मैंने प्लान किया है, संडे तक अपनी क्लासेस जो है वो लाइव स्टार्ट हो जाए। सेकंड ये, अब अपने को मालूम कैसे चलेगा कि भाई अपने लाइव 100% आ रहे हैं लाइव, तो इसके लिए कन्फर्मेशन ऐसे होना चाहिए कि अपने पास कम से कम कितने स्टूडेंट हो, 20 स्टूडेंट हो। अगर 20 स्टूडेंट अपने पास लाइव आते हैं तो अपने संडे से क्लासेज जो लाइव करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें फ़ायदा क्या रहेगा आपका? इसमें फ़ायदा ये रहेगा कि आपको कोई डाउट है तो वह हैंड टू हैंड आप पुट कर सकते हो और उसका हैंड टू हैंड मैं आपको सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासेज जो है वो साथ में रन करेंगे। हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की दोनों के साथ रन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर दोनों की अलग अलग सेपरेटली रन करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और इतना टाइम अपने पास फ़िलहाल है नहीं। तो दोनों की एक साथ रन करने वाले हैं, एक साथ रन करेंगे तो हिंदी में भी अपने बोलेंगे और इंग्लिश में भी बोलेंगे। तो उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वहाँ आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हैंड टू हैंड पुट कर सकते हो क्वेश्चन और वो आपका इश्यू नहीं रहेगा, वरना आप लोगों के रिकॉर्डेड क्लासेस में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चांसेस रखना कि संडे को अपने लाइव आएँ। तो संडे को लाइव आने के लिए आपको करना क्या है, आपकी तरफ से मेरे को कन्फर्मेशन क्या होगा, आपकी तरफ से मेरे को कन्फर्मेशन अपना जो कमेंट बॉक्स है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट डालने हैं कि हाँ सर संडे को इस टाइम अपने लाइव आते हैं।
मैं पिन कर दूंगा मैसेज, आप उस पिन हुए मैसेज के रिप्लाई में आप बता सकते हो कि सर हाँ इस टाइम अपने लाइव आते हैं, ये टाइमिंग सही रहेगी। मैं जो टाइम सोच रहा हूँ वो टाइम सोच रहा हूँ 10:30 का। अगर आप सभी लोग 10:30 AM के टाइम के साथ अगर आप लोग सहमत हो तो वो आप कमेंट में बोल सकते हो। संडे को जो है आपकी जितनी भी क्लास है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, या आपके जितने भी ध्यान में स्टूडेंट है, क्योंकि एचजी की केमिस्ट्री क्लास कहीं पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, अपने ही अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आपके ध्यान में जितने भी स्टूडेंट हैं, पूरे राउत सर से हैं, आसपास के कहीं से भी स्टूडेंट ध्यान में हैं, तो आप सभी को बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे करके अपनी क्लासेज जो चल रही है वो रन हो रही है। तो आप सभी को बोल सकते हो, जिसकी वजह से संडे तक का टाइम मिल जाएगा आपको, और अपने कम से कम 20 स्टूडेंट जो है वो लाइव हो पाएंगे। आप कमेंट के थ्रू मेरे को कन्फर्मेशन करोगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको बच्चों आज का मैं आपको स्टार्टिंग का फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट अपना जो है वो लेक्चर है, तो इसमें आपसे कम से कम 10 मिनट या 8 मिनट में लेने वाला हूँ। सेकंड ये बात है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, क्लासेस को शेयर करोगे, अपने जो सब्सक्राइबर हैं वो भी बढ़वाओगे। जिस आप में से जिस किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं आगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अब करते हैं लेसन को स्टार्ट। और एक बात और, हाँ दोस्तों ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनना, कि इससे पहले लास्ट वैकेशंस में अपन लोगों ने कुछ क्लासेस लगाई थी। कौन से चैनल पे? सिक्कर एकेडमी राउत सर के नाम से एक चैनल है अपना स्कूल का, और उस पे अपन लोगों ने क्लासेस लगाई थी। इस क्लास में यहाँ अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। क्या बनी है? प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट के अंदर अपनी क्लासेज है, यानी किसकी? एजी केमिस्ट्री की। उसके अंदर फर्स्ट क्लास जो है, कौन सी क्लास है? फर्स्ट क्लास, या एजी केमिस्ट्री की जितनी भी क्लासेज है, ज़्यादा नहीं है, 5-7 क्लास ही है। इन 5-7 क्लासों में बहुत से बच्चों के कमेंट आए हुए हैं कि सर और क्लास डालिए, आगे वाले पार्ट डालिए, ऐसे डालिए, वैसे, सर और क्लासेस कहाँ मिलेगी, ऐसे वैसे बहुत से कमेंट आ रखे हैं। मैंने इन कमेंट के थ्रू रिप्लाई उनको करने की कोशिश की कि अपना जो डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट है इसके ऊपर आपको क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन पता नहीं क्या मेरे टेक्निकल इश्यू आ रखा है मेरे उस मोबाइल के अंदर, या फिर पता नहीं क्या सिस्टम है, यूट्यूब क्या चाहता है कि वो कमेंट वहाँ शो नहीं हो रहे हैं। तो आप मेरे लिए इतना काम करोगे, इतना आप लोग मेरे लिए काम करोगे। क्या काम करोगे कि आपको उस कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ उनको रिप्लाई करना है, और वहाँ उनको बोलना है कि डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट पे आपको ये सारी की सारी क्लासेज अवेलेबल हो जाएगी। आप चाहो तो उनको ये जो अपने इस क्लास का लिंक है, ये लिंक भी वहाँ डाल सकते हो। 5-7 जितनी भी क्लास है उन सभी क्लास के अंदर आप अलग अलग स्टूडेंट जाके वहाँ कमेंट करने वाले हो। तो ये काम आपको 100% करना ही करना है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये काम ज़रूर करेंगे आप मेरा, ठीक है। इसी के साथ अपने लेसन स्टार्ट करते हैं आज का। अपना जो फर्स्ट लेसन है आज का, लेसन नंबर 10th जो स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्लासेस का फर्स्ट लेसन जो है वो है बायो केमिस्ट्री। कौन सा लेसन है? बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव रसायन। क्या बोलते हैं? जैव रसायन। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आज अपना फर्स्ट चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर भी है, इसीलिए अपने ज़्यादा आज नहीं करने वाले, ओनली इंट्रो करेंगे, ओनली बायो केमिस्ट्री का, जैव रसायन का, ठीक है। तो बायो केमिस्ट्री या जैव रसायन क्या है? बायो केमिस्ट्री या जैव रसायन वास्तव में यह रसायन विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? रसायन विज्ञान की शाखा। क्या है? यह एक रसायन विज्ञान की शाखा है। आगे के बच्चों बात समझ में? बायोकेमिस्ट्री क्या है, जैव रसायन क्या है? एक्चुअली जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो बायोकेमिस्ट्री है यह रसायन विज्ञान की एक शाखा है। अच्छा ठीक है सर, शाखा है तो इस शाखा के अंदर किया क्या जाता है? इस शाखा के अंदर खास बात क्या है? इस शाखा या इस ब्रांच में खास बात ये है कि यहाँ जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती है, कौन सी? जैव रासायनिक क्रियाएं। इन जैव रासायनिक क्रियाओं की स्टडी होती है। किन की स्टडी होती है? इन जैव रासायनिक क्रियाओं की स्टडी होती है। अब बात रही जैव रासायनिक क्रियाएं क्या होती है, तो जैव रासायनिक क्रियाएं कि जो क्रियाएं कहाँ होती है? सजीवों के शरीर में होती है। कहाँ होती है? सजीवों के शरीर में होती है। यानी कि सजीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं, सजीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं क्या कहलाती है? जैव रासायनिक क्रियाएं कहलाती है। अंडरस्टैंड गाइज? एनी प्रॉब्लम? चलो देखते हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। आवर लेसन इज बायोकेमिस्ट्री।
व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, देखो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अपने कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के लिए जो है साइमल्टेनियसली क्लासेस जो है वो कंटिन्यू हो सके, मूव हो सके। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री इट इज़ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच, इसमें होता क्या है इसका लिखने वाले हैं, इन विच वी स्टडी, इन विच वी स्टडी अबाउट, इन विच वी स्टडी अबाउट chemical reactions, CR means chemical reactions, in which we study about chemical reactions that occur in all living things. Living things means guys जो क्या हो, सजीव हो, it means they can move and their size is also increase, it means they also develop, they have reproduction, they can respirate, it means ये जितनी प्रॉपर्टीज़ हो उन्हें बोलते हैं लिविंग थिंग्स। ठीक है, और हिंदी में एक छोटा सा वर्ड है सजीव, जो सजीव होते हैं उन्हें बोलते हैं लिविंग थिंग्स। अपने को इंग्लिश टू इंग्लिश मालूम रखना है। ठीक है, हिंदी का अपने से कोई लेना देना नहीं है। सो नाउ वी कैन से दैट बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर इन ऑल लिविंग थिंग्स इज बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलो दोस्तों ये हो गई बात बायोकेमिस्ट्री की। अब बायोकेमिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है, इसको किस में रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किस में रीड करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक्चुअल में केमिस्ट्री की दो बड़ी ब्रांच है, कौन सी? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कौन सी है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। एक तो है दोस्तों इनऑर्गेनिक और सेकंड है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मीन्स अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक मीन्स है अकार्बनिक और ऑर्गेनिक मीन्स है कार्बनिक। ये दो इस तरह की ब्रांच है किसकी? रसायन विज्ञान की या केमिस्ट्री की दो बड़ी ब्रांच है। अब ये दोनों है रसायन विज्ञान की या फिर केमिस्ट्री की। अब बायोकेमिस्ट्री जो है वो किसके अंडर स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किस में? बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो पहले 19th जो सेंचुरी थी उस टाइम तक चल रहा था काम, 19वीं शताब्दी तक ऐसे ही कंटिन्यू काम चल रहा था। लेकिन फिर हुआ क्या? फिर ऐसे हुआ कि जो मेडिकल है, मेडिकल या आप बोल सकते हो मेडिसिन, सेकंड बोल सकते हो क्या, एक तो हो गया अपना क्या मेडिकल और मेडिसिन हो गया। इसके साथ ये सेकंड जो एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर इश्यूज है उन इश्यूज़ को भी किसके अंदर स्टडी करने स्टार्ट कर दिया? ऑर्गेनिक में अटैच कर दिया। इन दोनों को ही किस में अटैच कर दिया? ऑर्गेनिक में अटैच कर दिया। कब? इन लेट 19th के पास, मतलब उत्तरार्ध में, 19th के 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध में जब जाने वाली थी तब की बात है। तो लेट 19th के अंदर क्या हुआ कि सम इश्यूज ऑफ मेडिसिन ऑन यू कैन से हेल्थ, मेडिसिन को आप हेल्थ की तरह यूज़ कर सकते हो। तो सम इश्यूज विच आर रिलेटेड टू मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर दीज आर स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन लेट 19th। उससे क्या हुआ? उससे ये हो गया कि जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो इन्हीं दोनों को स्टडी करते हैं रियल में, बायोकेमिस्ट्री के अंदर इन्हीं दोनों को स्टडी कर, पहले इनका अलग सिस्टम था, ये ओनली ऑर्गेनिक जो अपनी केमिस्ट्री थी उसी से रिलेटेड था, इनसे इतना कोई खास मतलब नहीं था। लेकिन अब जो दैनिक जीवन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर जो यूज़ होती है चीज़ें, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड कर दिया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड होने से वो बायोकेमिस्ट्री के अंडर स्टडी होने स्टार्ट हो गई। यहाँ से बायोकेमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस था वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंत तक जो मेडिसिन या हेल्थ जो है या एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, वो भी किसके अंदर स्टडी होना स्टार्ट हो गया? ऑर्गेनिक में, जिसकी वजह से बायोकेमिस्ट्री का क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया। बायोकेमिस्ट्री जीव रसायन वर्ड जो है ये फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया गया था, इट वॉज यूज्ड बाय न्यूबर्ग। इट वॉज यूज्ड बाय न्यूबर्ग। न्यूबर्ग इज ए साइंटिस्ट, वॉज ए साइंटिस्ट, इट इज तो अब तो है नहीं बेचारा, चला गया, लेट हो गया, डेथ हो गई इसकी। तो न्यूबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था। किस नाम का? न्यूबर्ग का। इसने ही फर्स्ट टाइम किसका यूज़ किया था? इस वर्ड का यूज़ किया था। किसका? बायोकेमिस्ट्री का, जिसे अपने क्या बोलते हैं हिंदी में? जैव रसायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव रसायन।
आगे बात समझें दोस्तों। तो ये एक छोटा सा क्या था अपना कह सकते हो कि बायोकेमिस्ट्री जो है, या फिर इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था नेम से रिलेटेड कि बायोकेमिस्ट्री रियल में है क्या और उसको क्यों स्टडी करते हैं और उसका डेली लाइफ के अंदर क्या यूज है, क्या उसका कुछ सिस्टम है। ये तो लेट 19 तक जो है इसका इम्पोर्टेंस क्यों इंक्रीज हुआ। इसके बाद अपने देखते हैं कि डेली लाइफ के अंदर और क्या इसका यूज है, यानी कि अभी इसका टोटल इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। टोटल इंट्रोडक्शन के लिए वी हैव टू रीड अबाउट ए बैलेंस्ड डाइट। वी हैव टू रीड अबाउट ए बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मीन्स संतुलित भोजन। बैलेंस्ड डाइट मीन्स संतुलित भोजन। अपने को संतुलित भोजन के बारे में मालूम होना चाहिए। संतुलित भोजन किसे बोलते हैं? संतुलित भोजन बोलते हैं उस भोजन को बोलते हैं जिस भोजन में क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो। क्या हो? कार्बोहाइड्रेट हो। और क्या हो? और उसमें प्रोटीन हो। और क्या हो? और उसमें वसा हो। और उसमें क्या हो? और उसमें विटामिन हो। और क्या हो? और उसमें जल हो। और क्या हो? और उसमें रेसे हो। और क्या हो? और उसके अंदर क्या हो? खनिज लवण हो। जिस भोजन में इतनी चीज़ें होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। इट मीन्स such a type of food which contains total 7 type of their components और 7 type of their nutrients। इन्हें बोलते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व जिसे इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हैं टोटल, जिन्हें पोषक तत्व बोलते हैं, ये पोषक तत्व 7 हैं टोटल फूड के अंदर। जिसके अंदर ये 7 प्रेजेंट हो उसे ही क्या बोलेंगे? संतुलित भोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संतुलित भोजन बोलेंगे। तो समझ में आई दोस्तों बात आपके कि संतुलित भोजन या बैलेंस्ड डाइट कौन सी होती है? बैलेंस्ड डाइट वो होती है जिसके अंदर ये 7 जो अपन लोगों ने, मैंने आपको अलग अलग पोषक तत्व बनाई हैं, ये सारे के सारे प्रेजेंट हो, उसे ही क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, संतुलित भोजन बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो सच ए टाइप ऑफ फूड इन विच 7 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इज नोन एज ए बैलेंस्ड डाइट। अंडरस्टैंड गाइज? तो रिकॉर्डेड क्लास है। धीरे धीरे अगर आपको कुछ वॉइस में प्रॉब्लम हो, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको फिर से रन करके देख लेना। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। सच ए टाइप ऑफ फूड इन विच 7 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, वाटर, रफेज या इसे फाइबर भी बोलते हो, एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इज नॉन एज बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, इसे बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। अब एक छोटी सी बात कि इसे संतुलित भोजन बोलते क्यों हैं? इसके आगे का नाम लिखा है संतुलित और इसके आगे नाम लिखा है बैलेंस्ड। इंग्लिश में बैलेंस्ड नाम लिखा है, हिंदी में संतुलित। बोलते क्यों है? चलो मैं इंग्लिश में इनके इंग्लिश में भी नेम लिख देता हूँ। CA स्पेलिंग बोलता हूँ CRBOHYDRATE, ये आपको दिखाई दे जाएगी। प्रोटीन, फैट, एक यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या, एक सेकंड वर्ड है लिपिड विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंट है वसा या फैट। नेक्स्ट वन इज ए विटामिन, नेक्स्ट इज ए वाटर, नेक्स्ट इज ए फाइबर और रफेज। फाइबर और रफेज। खनिज लवण मतलब कि मिनरल। ठीक है, अब यहाँ अपना पर्सन वापस फिर से, इसके आगे नाम लिखा है संतुलित, इसके नाम में आगे नाम लिखा है बैलेंस्ड। इसे संतुलित और इसे बैलेंस्ड क्यों बोलते हैं? संतुलित इसलिए बोला जाता है या बैलेंस्ड इसलिए लिखा गया है इसके आगे कि अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, ऑलमोस्ट जितनी भी आवश्यकताएं हैं, रिक्वायरमेंट्स को बोलते हैं आवश्यकताएं, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सभी को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देते हैं। ऑलमोस्ट कहो या ऑल कहो, ऑल रिक्वायरमेंट्स कैन बी फुलफिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड बाय दैट फूड इज़ नोन एज ए बैलेंस्ड डाइट और बैलेंस्ड फूड या संतुलित भोजन। यानी कि अपने शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं वो सारी की सारी इनके द्वारा पूर्ति कर दी जाती है। ऑल रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीटेड बाय बैलेंस्ड डाइट या सच ए डाइट इज़ नोन एज बैलेंस्ड डाइट। यानी कि बैलेंस बनाए रखता है अपनी बॉडी के अंदर, उसे ही बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं संतुलित भोजन। इसका मतलब अपनी बॉडी के अंदर मेन ये ही पार्टिकल्स है, ये ही कंपाउंड है जो अपने फूड को, अपने बॉडी को रन करवाते हैं।
अपने फूड के अंदर ये कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से अपनी बॉडी क्या करती है, रन करती है, मूव करती है, डायनामिक कंडीशन में रहती है, यानी कि गतिशील कंडीशन के अंदर हम वृद्धि करते हैं, हमारे अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम भी वर्क करता है, हमारे अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम भी वर्क करता है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, यानी कि अपने अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र भी वर्क करता है, और अपने बॉडी के अंदर जो ब्लड हार्ट ट्रांसपिरेटरी सिस्टम है वो भी वर्क करता है। ये सारे के सारे जो वर्क करते हैं इन्हीं की वजह से होते हैं। इसका मतलब ये ही अपनी बॉडी के क्या है, बेस है, यही अपनी बॉडी क्या है, बेस है। तो इस लेसन में अपने इन्हीं को ही पढ़ने वाले हैं, इस लेसन में अपने इन्हीं को ही पढ़ने वाले हैं। जब अपने इस लेसन में इन्हीं को पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपने इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। शरीर में होने वाली जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है जो लिविंग थिंग्स में हो रही है, उनको स्टडी करेंगे और उसी लेसन में इनको स्टडी करेंगे। इट मीन्स वी विल रीड अबाउट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, वाटर, फाइबर्स, मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। इनकी बायोकेमिकल जैव रासायनिक क्रियाओं के आधार पर इनको पढ़ेंगे। समझ आ रहा है कुछ? हाँ, कि बायोकेमिकल रिएक्शंस या जैव रासायनिक क्रियाओं के आधार पर अपने इनको पढ़ने वाले हैं। अब इनमें से कुछ को अपने यहाँ नहीं पढ़ने वाले, जैसे कि वाटर को नहीं पढ़ने वाले, बहुत बार पढ़ चुके हैं। रफ फेज को नहीं पढ़ने वाले। बता देता हूँ, रफ फेज या फाइबर जो होते हैं इनकी बॉडी के अंदर कोई खास काम नहीं होता, ओनली हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेशन में। किसमें? डाइजेशन में। खनिज लवण को भी अपने ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि खनिज लवण जो है ये अपनी बॉडी के लिए अंदर हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि बता देता हूँ बड़े तौर पर, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये दोनों हेल्प करते हैं अपने बॉडी के स्केलेटन के लिए, कंकाल के लिए, टिथ के लिए, बोन्स के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सोडियम, पोटेशियम जो है ये हेल्प करते हैं किसके लिए, सेंसरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अपनी बॉडी के अंदर जो नर्व्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि सूचनाएं जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसमें हेल्प करते हैं। कौन है? सोडियम एंड पोटेशियम। आयरन कौन है, कहाँ हेल्प करता है? आयरन वी नो दैट हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन का एक सहसंयोजक यौगिक है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और भी इस तरह अपने बॉडी के अंदर क्या है, अलग अलग तरह के जो कंपाउंड है जो काम आते हैं। आयोडीन जो है आपको मालूम है थायराइड जो ग्लैंड है उसमें वर्क करता है। तो इस तरह बहुत सारे अंदर है जिनका यूज़ करने अपने बॉडी जो है वो यूज़ करती है, किनका? मिनरल्स का। तो चलिए अपने यहाँ बात करने वाले हैं किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का और विटामिन्स का। यहाँ एक वर्ड और ऐड कर दीजिए, और एक को और स्टडी करने वाले, किसको? एंजाइम्स को। किसको? एंजाइम्स को। एक ध्यान रखना कि अपनी क्लास के अंदर इनको ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करेंगे, काफ़ी डीपली स्टडी करेंगे लेकिन इतना भी डीप नहीं करेंगे कि जितना क्या है नॉर्मल केमिस्ट्री के अंदर होता है, क्योंकि इसका अपने सब्जेक्ट की केमिस्ट्री में ज़्यादा काम नहीं है। इतना बताऊंगा आपको कि जेट में उससे डीप पर्सन नहीं आ सकता, इतना आपको डीप बता दूंगा कि जेट के अंदर उससे डीप पर्सन नहीं आ सकता, और जितना मैंने आपको क्लास में बताया उससे भी डीप जेट में क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर उससे डीप क्वेश्चन आते हैं तो वो आपकी +1 से आते हैं। +1 के अंदर अच्छी केमिस्ट्री है, आपके क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। +2 के केमिस्ट्री के अंदर आपका कुछ भी नहीं है इतना डीप वगैरह जाने वाला। ये सबसे अच्छा लेसन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके अंदर बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस लेसन से जेट के अंदर बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, बस अपना ध्यान रखना बोर्ड के ऊपर और ढंग से स्टडी करते जाना। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अभी अपन लोगों ने कहा, अभी अपने क्या स्टडी करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को, विटामिन्स को। किसके बेस पे? बायोकेमिकल रिएक्शंस के बेस पे स्टडी करने वाले हैं। अब एक बार फिर से देखते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन वास्तव में होती क्या है। अपन लोगों ने क्या दिया कि जैव रासायनिक क्रियाएं जो मनुष्य के शरीर में, या फिर अपने मनुष्य हैं, ह्यूमन बॉडी है, और इनको किसके व्यू से स्टडी कर रहे हैं? एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के व्यू से ही स्टडी कर रहे हैं। तो रियल में अगर मैं नाम लूँ ह्यूमन बॉडी का, ऑल लिविंग थिंग्स की बजाय अगर मैं नाम लूँ किसका? ह्यूमन बॉडी का, आई मीन टू से दैट इफ़ आई यूज़ द वर्ड ह्यूमन बॉडी इंस्टेड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, देन ऑल्सो इट इज़ राइट, इट इज़ नॉट रॉन्ग, ओके, बिकॉज ह्यूमन बॉडी के ही व्यू से इसको स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से मैं नाम लिखता हूँ किसका? बायोकेमिकल रिएक्शन का, या फिर जिसे क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक क्रिया। अब रियल में जैव रासायनिक क्रिया है क्या?
जैव रासायनिक क्रियाएं अपने शरीर के अंदर क्या होता है, अलग अलग क्रियाएं होती रहती है, ठीक है। अगर आप बात करो ग्लूकोज के, प्रोटीन के, इनके व्यू से, पहले मैं अकेले बता दिया आपको जैव रासायनिक क्रिया क्या होती है। जितनी भी रिएक्शंस होती है अपने बॉडी के अंदर अकॉर्डिंग टू इन लिविंग थिंग्स आर नोन एज ए जैव रासायनिक क्रिया या बायोकेमिकल रिएक्शंस। अभी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, तो उनके व्यू से बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है इस पर ध्यान देंगे। तो अपने बॉडी के अंदर दो तरह की क्रियाएं होती है। एक तो होती है कौन सी, अपचय, क्या होती है, अपचय। एक होती है क्या, उपचय, और यानी कि अपचय क्रियाएं, उपचय क्रियाएं, और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, उपापचय क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं बोलते हैं, उपचय, उपापचय क्रियाएं बोला जाता है, ठीक है। अपचय क्रियाएं, उपचय क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं। इंग्लिश के अंदर इनको जो यूज़ किया जाता है, इनके लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, बता देता हूँ आपको। इंग्लिश के अंदर इनके लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं अपचय के लिए कैटाबोलिज्म। कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं, कैटाबोलिज्म, ठीक है। अब उपचय के लिए यूज़ करते हैं एनाबोलिज्म। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एनाबोलिज्म। तो उपापचय के लिए क्या होगा सर, उपापचय के लिए होगा मेटाबोलिज्म। कौन सा वर्ड होने वाला है, मेटाबोलिज्म वर्ड होने वाला है। तो कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म इज इक्वल टू मेटाबोलिज्म। है क्या, है रियल में से कि अपने जब फूड इंजेक्शन करते हैं, यानी कि अपने फूड जब अपने मुंह के अंदर जाता है, बॉडी में जाता है, तो पहले ये बहुत अलग अलग बड़े बड़े मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में होते हैं, यानी इनके जो स्ट्रक्चर होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है, जैसे कि मैंने बढ़ा दी। इसके बाद ये क्या होगा, अपनी बॉडी में जाएगा, डाइजेशन होगा और छोटे छोटे स्ट्रक्चर में ब्रेक होता जाएगा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर में ब्रेक होता जाएगा। कौन किस में ब्रेक होता है वो आगे की बातें हैं, ठीक है। एक बार एक यूनिक एग्जांपल लेके चलो, ये छोटे छोटे में क्या होते जाएंगे, ब्रेक होते जाएंगे। अब ये छोटे छोटे में ब्रेक होंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इस रिएक्शन को बोलते हैं कैटाबोलिज्म या फिर अपचय, कैटाबोलिज्म या फिर अपचय। अब क्या होगा, ये जो छोटे छोटे टूटे हैं ये वापस बड़े बना लेंगे। क्या बना लेते हैं, बड़े बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं, इनकी भी बात करते हैं। क्या ये वापस यही बना रहे हैं क्या, नहीं, ये वापस बैक नहीं जाते। तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा। और इसे वापस इन्हें बनाने को, बड़े जो कंपाउंड है बनाने को बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं उपचय या फिर एनाबोलिज्म। इन्हें क्या बोलते हैं, उपचय या फिर एनाबोलिज्म बोलते हैं। तो सिस्टम क्या हुआ, सिस्टम ये हुआ कि अपने बॉडी के अंदर जो फूड जाता है उसके अंदर या फिर जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन्हें आप क्या नाम दे सकते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे सकते हो, यानी कि जटिल यौगिक। क्या नाम दे सकते हो, जटिल यौगिक। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जटिल यौगिक। ये जब सरल अणुओं में टूटते हैं, किस में, सरल में, सरल अणु यानी कि सिंपलर एटम। क्या नाम यूज़ करूँगा मैं, सिंपलर एटम यूज़ करूँगा। जब ये सिंपलर एटम में ब्रेक होते हैं, तो सिंपलर एटम में ब्रेक होना, तो यहाँ एनर्जी रिलीज़ होती है। क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। ये जो ऊर्जा जो बनेगी, ये ऊर्जा यहाँ बनेगी और ये ऊर्जा अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज होगी, उपयोग में आएगी, ठीक है। तो यहाँ जटिल यौगिकों का सरल अणुओं में टूटना अपचय या फिर कैटाबोलिज्म, अपचय या फिर कैटाबोलिज्म कहलाता है। अब सभी से ऊर्जा नहीं ली जा सकती, अपनी बॉडी को यूनिक टाइम पे इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, स्पेसिफिक टाइम पे इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, तो ये वापस कंपाउंड बना लेते हैं। और कंपाउंड कौन से, एक तरह के कंपाउंड ऐड होके एक तरह का वापस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। आई बात सुन में, ये वापस कौन टाइप के कंपाउंड बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के कंपाउंड बन जाते हैं, जो अपनी बॉडी के अंदर वापस स्टोर हो जाते हैं और जिनसे एनर्जी जरूरत पड़ने पर वापस ली जा सकती है, ठीक है। यानी कि जो सिंपलर एटम है वो वापस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, रफेज, फाइबर, खनिज लवण, जल, सारा कुछ इसमें था। लेकिन नहीं, यहाँ प्रोटीन अलग हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाएगा, फैट अलग हो जाएगा, सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएगी। तो इन दोनों में फर्क समझ आ गया, यानी कि यहाँ से स्पेसिफिक एटम जो है वो ही कंबाइन होकर अलग टाइप का एक कंपाउंड है बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन एक ही टाइप का होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या अपना अपचय, और इसे और क्या बोल दिया, कैटाबोलिज्म। और आगे वाले कौन सी होगी, उपचय या फिर इसे क्या बोल दिया, एनाबोलिज्म बोल दिया। इन दोनों को एक साथ मिला के
ऐसे मैंने बोल दिया मेटाबॉलिज्म, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हो रही है, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कैटाबॉलिज्म की भी बात हो रही है, साथ में एनाबॉलिज्म की बात हो रही है। क्यों कि अपने बॉडी की एनर्जी के लिए मैं कैटाबॉलिज्म भी ज़रूरी है, एनाबॉलिज्म भी ज़रूरी है, इसलिए इन दोनों को एक साथ यूनिक एक साथ क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और अगर मैं उपापचय वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये उपापचय क्रियाओं का मैं नाम लिया तो वहाँ अपचय रूपचय दोनों आ रही है। तो समझ में आ गई होगी बात कि प्रोटीन्स वगैरह की, प्रोटीन जो है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है, इनके व्यू से आप देखो तो जैव रासायनिक क्रियाएं क्या होती है। ये यहाँ इस लेसन में बायोकेमिकल रिएक्शंस नाम का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, कुछ छोटे प्रश्न बनते हैं, उपापचय क्रियाएं कौन सी होती है, किस में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। और ये किस लिए स्टोर किया गया है, ये इसलिए स्टोर किया है ताकि इससे आगे एनर्जी ली जा सके। ये कॉम्प्लेक्स संबंध वापस किस लिए बने हैं, जो एनाबॉलिज्म रिएक्शंस हो रही है, उपचय क्रियाएं हो रही है, इन क्रियाओं के अंदर है जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहे हैं, इनका फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, वाई, बिकॉज वी कैन गेट एनर्जी एट एनी अदर टाइम। कभी भी अगर आपने को आगे एनर्जी जरूरत पड़े तो इनसे अपने एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अपने लेसन को करते हैं स्टार्ट। ये लेसन ही था, स्टार्ट हो चुका था वैसे तो, लेकिन ये इंट्रोडक्शन था। मेन जो लेसन की बॉडी के अंदर घुसते हैं अपने अब, और लेसन की बॉडी में घुसते हैं तो अपने को सबसे पहला एक मिलता है क्या, सबसे पहला अपना जो टॉपिक मिलता है वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज डेली लाइफ में इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ इस लेसन से, इस टॉपिक से। आज अपने ओनली इतना ही देखेंगे कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट रियल में होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट रियल में कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन, इन तीनों एटम के कंपाउंड होते हैं। किसके, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। कौन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसके कंपाउंड होते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ ऐसे फॉर्मूले लिए गए, जैसे कि मान लो अपने एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, C6H12O6, ये है ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट है। तो पहले से देखा कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, है क्या, किन्हें अपने कार्बोहाइड्रेट क्या बोल सकते हैं, डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे कार्बोहाइड्रेट को। इस बात को देखा गया तो एक बहुत ही इजी सिंपल से डेफिनेशन दी गई कि अगर किसी का फॉर्मूला इस तरह लिखा जा सकता है, CxH2O इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो दिस विल बी नोन एज कार्बोहाइड्रेट। उन्हें ही क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। जिनको किस में लिखा जा सकता हो, CxH2O के फॉर्म में लिखा जा सकता हो। x अपने को मालूम नहीं है क्या है, y अपने को मालूम नहीं क्या है, लेकिन अपने को इतना मालूम है x इज ग्रेटर देन और इक्वल 3, यानी 3 से अगर कहीं कार्बन के, कहीं अगर कार्बन के अणु कम से कम 3 ना हो, 2 है, तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। तो क्या होंगे, वो अलग की बात है, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड होते हैं, उनसे अपने को मतलब नहीं है। तो CxH2O ये क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट होगा। अब क्या हुआ कि कुछ इस तरह के कंपाउंड आए, कुछ इस तरह के कार्बोहाइड्रेट आए, वो कार्बोहाइड्रेट जो है रियल में CxH2O के फॉर्म में डिफाइन नहीं किए जा सकते। समझ आ रही है बात, क्या कहा मैंने, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है कि वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं और जिन्हें CxH2O के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें x 3 से ज़्यादा होगा या 3 के बराबर होगा, कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाने जाते हैं। इंग्लिश की बात करें तो दोज कंपाउंड्स विच मेन कंपोनेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच molecular formula can be denoted by CxH2O in which carbon number of carbon molecules या carbon atom x is more than or equal 3 are known as carbohydrate। इन्हें कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। तो क्या हुआ, अब कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स आए जो रियल में कार्बोहाइड्रेट थे, लेकिन उन्हें इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता था। तो ये डेफिनेशन क्या होगी, गलत होगी। डेफिनेशन क्या होगी, गलत होगी। अब क्या डेफिनेशन दी गई, अब डेफिनेशन दी गई कि एक नया शब्द इस्तेमाल किया गया। क्या इस्तेमाल किया गया, पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं, एबेसेड आते हैं, उसमें अंदर सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट हैं ए पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, ब CxH2O, स सल्फर हाइड्रोजन कार्बन से बने कंपाउंड,
द, इनमें से कोई नहीं, अपना आंसर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल है कंपाउंड या फिर यौगिक, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। समझ आ रही बात? ये नाम ढंग से पढ़ लेना, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक कंपाउंड। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये गलत हो गया, ये सही कैसे हुआ। चलिए, अब लोगों ने एग्जांपल लिया था किसका, C6H12O6 का, C6H12O6 का। ये क्या है, ये अपने पास है ग्लूकोज। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक होते क्या है, देखो, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, हाइड्रोक्सी मतलब OH। OH को वैसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, HYDROXYL, हाइड्रोक्सिल। ठीक है, लेकिन अपने किसी कंपाउंड के अंदर जिसको ऐड करते हैं तो इसको नेम दे देंगे क्या, हाइड्रोक्सी। ठीक है, पॉली, पॉली क्या है, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, ए लॉट ऑफ नंबर आर नोन एज ए पॉली। कार्बोनिल क्या है, कंपाउंड यौगिक अपने को मालूम है। कार्बोनिल क्या है, अगर कोई कंपाउंड के अंदर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो तो उसे बोलेंगे क्या, कार्बोनिल। क्या बोलेंगे, कार्बोनिल। ये ऐसे ही मिल सकता है, यहाँ आगे CH3 हो सकता है, एक तरफ CH3 हो लेकिन एक तरफ H ही हो, ऐसे भी संभव है। अगर इस तरह हो, कोई कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो और दोनों साइड एंड ऑन द बोथ साइड ऑफ ए कार्बन आर एडेड ऑल्सो कार्बन आर नोन एज ए, इसे बोलेंगे कीटोन। कौन सा ग्रुप बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। ठीक है, और इस तरह के ग्रुप को बोलेंगे जिसमें एक तरफ तो कार्बन लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन। इस तरफ तो चेन चाहे बढ़ती रहे, C2H5 हो जाए चाहे, या फिर आगे C3 हो जाए, C4 हो जाए, कितने वाले, एक तरफ हाइड्रोजन रहना चाहिए और इस तरफ दोनों तरफ कार्बन रहने चाहिए। आगे चाहे कुछ भी हो कुछ भी ना हो, लेकिन दोनों तरफ कार्बन रहना चाहिए, यहाँ एक तरफ कार्बन रहना चाहिए। तो इस तरह का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। इट मीन्स वी कैन से दैट एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर कार्बोनिल कंपाउंड, बोथ आर कार्बोनिल कंपाउंड। ये दोनों क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल यौगिक होते हैं। कौन, कीटोन, एल्डिहाइड। कोई अगर रासायनिक सूत्र है, कोई यौगिक है, उसके अंदर ये व्यवस्था है तो उस व्यवस्था को बोलेंगे क्या, कीटोन। अगर ये व्यवस्था है तो उसे बोलेंगे एल्डिहाइड, यानी वो कीटोन होगा, ये एल्डिहाइड होगा और दोनों है कार्बोनिल यौगिक है। ठीक है, अब पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, इन्हें ग्लूकोज में कैसे अपने रिलायबल कर सकते हैं, ग्लूकोज के साथ कैसे कनेक्ट करें। देखो, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपके पूरे लेसन में रियल में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझने में काफ़ी हेल्प करती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, ग्लूकोज का, C6H12O6। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पाँच कार्बन, छः कार्बन। ये 6 कार्बन कनेक्ट होते हैं, ऑल आर कनेक्टेड विद ए सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये जो कार्बन है यहाँ होता है CH2OH। ठीक है, यहाँ क्या होता है, CH2OH। यहाँ होता है OH, यहाँ होता है H, यहाँ होता है OH, यहाँ होता है H, यहाँ होता है H, यहाँ होता है OH, यहाँ होता है OH, यहाँ होता है H। और इस कार्बन के साथ एक तरफ डबल बॉन्ड के साथ क्या ऐड होती है, ऑक्सीजन, और एक तरफ क्या डबल बॉन्ड, एक तरफ क्या ऐड होता है सिंगल बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन। पहले देखो क्या फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, क्या C6H12O6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, C6 कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन 2 and 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। इट मीन्स फॉर्मूला सही है अपना। ये है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ढंग से इसको लर्न करना। ठीक है, हो सकता है कि आपको जो अभी वीडियो है वो थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट सीन हो सकती है, शायद पॉसिबल है, तो अगर हो गई होगी, अगर कुछ इसमें से नहीं समझ में आ रहा होगा, दिखाई तो दे रहा होगा क्लियर, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। ठीक है, इसमें से कुछ समझ नहीं आएगा तो बता दूंगा। कुछ मोबाइल के अंदर बेड टाइम जो है वो ऑन हो चुका है, रियल में ये जो क्लास बन रही है वो नाइट के टाइम बन रही है, 12 बजे का टाइम हो चुका है, क्योंकि आज दिन में मैंने बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो मोबाइल में कुछ इश्यूज़ की वजह से वो क्लासेस कंप्लीट भी हो गई, इससे आगे तक जाके रिकॉर्ड हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद मोबाइल बंद हो गया, जिसकी वजह से सारी क्लास ख़त्म हो गई, सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन मेहनत बेकार नहीं होती, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती। ठीक है, कोई बात नहीं, अब सक्सेस होंगे अपने। तो ये क्या है, ग्लूकोज है। ये क्या है, ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज में क्या है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है,
हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सी इसमें दिखाई दे रहा है, इसे ही हाइड्रोक्सी बोलते हैं, अलग से इसको हाइड्रोक्सिल बोल देते हैं, और अगर एक साथ हो तो किसी के साथ ऐड हो तो हाइड्रोक्सी बोलते हैं। रियल में OH माइनस होता है ये, ठीक है, इसके ऊपर एक माइनस वैलेंसी होती है, OH 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 OH। तो क्या ये पॉली हो गया, क्या ज़्यादा हो गए क्या OH? पॉली हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड में एक शर्त पॉली हाइड्रोक्सी की कंप्लीट कर दी अपन लोगों ने। सेकंड देखो कार्बोनिल, इसी को बताया था मैंने, कार्बोनिल, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ऐड हो उसे क्या बोलेंगे? कार्बोनिल बोलेंगे। एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बन है, यहाँ नीचे वाले लिख के क्या बताया था कि एक तरफ हाइड्रोजन हो, बाकी तरफ कार्बन हो तो एल्डिहाइड। तो ये बात याद रखना कि जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर कौन सा समूह होता है? एल्डिहाइड। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर एक खास बात और होती है, वो आगे आएगी जब बताएंगे। अपचयन हो सकता है इसका, इसे अपचायक शर्करा बोलते हैं उनको, रिडक्शन जो शुगर्स है वो बोला जाता है इनको, वो आगे की बात है, ठीक है। तो ये अपनी क्या है? स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है? अपना ग्लूकोज है। तो ये क्या हो गया? अपना पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का बता दिया मैंने आपको, तो पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो रियल में कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? बात यही चल रही है, कार्बोहाइड्रेट है क्या? व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट? तो अपने क्या कह रहे हैं? पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिकों को ही क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। यदि कोई स्वयं पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक ना हो और वो जल अपघटन पर, कब? जल अपघटन पर क्या बना रहा हो? जल अपघटन के बाद क्या बना रहा हो? पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बना रहा हो, तब भी वह किस में आएगा? कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड में या कार्बोहाइड्रेट में आएगा। समझ आई क्या बात? यानी जो खुद पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है वो भी क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट होंगे। यदि कोई खुद नहीं है और वो जल अपघटन के बाद, किसके बाद? जल अपघटन के बाद। जल अपघटन मीन्स है हाइड्रोलाइसिस, क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो जो हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या दे? प्रोड्यूस करे, किनको? पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को प्रोड्यूस करे। दीज आर कंपाउंड ऑल्सो नॉन एज कार्बोहाइड्रेट। तो अगर एक बार मैं फिर से डेफिनेशन बोलना चाहूँ, यूनिक जो सही डेफिनेशन है वो क्या है? वो डेफिनेशन ये रहेगी कि पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिकों को ही कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, अथवा वे यौगिक जो स्वयं पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक नहीं है लेकिन जल अपघटन के बाद पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इंग्लिश की बात करें तो एक्चुअली पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट, बट इफ इन एनी कंडीशन any compound itself is not a polyhydroxy carbonyl compound but after hydrolysis it produce या it forms a polyhydroxy carbonyl compound also known as a carbohydrate। आगे बात समझ में? किसी को प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हो। अगर कोई डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आई है तो आप धीरे धीरे रन करवा के आप देख सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेज है तो आप धीरे धीरे भी रन करवा सकते हो, जो है वो स्पीड थोड़ी कम कर सकते हो, उससे भी आप सुन सकते हो ढंग से, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या कि कार्बोहाइड्रेट है क्या, कार्बोहाइड्रेट है क्या, ये अपना कंप्लीट होता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है इसको रट लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपने चलेंगे आगे। आगे और देखो क्या है, ठीक है। और अगर आप ढंग से देखो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है, मैं ऐसे कहूँ कार्बोनिल कंपाउंड का मैंने नाम लिया तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो क्या है रियल में? कीटोन और एल्डिहाइड की तो बात की मैंने, दो ही तो है या कोई अदर भी है? जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड आर एक्चुअली कौन कौन है? कीटोन एंड एल्डिहाइड। समझ रही बात? तो आप कार्बोनिल, नेम क्या लिखा मैंने नेम लिखा पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड इसका नेम आ गया क्या? कीटोन और एल्डिहाइड। इफ आई विल राइट और आई विल यूज कीटोन एंड एल्डिहाइड वर्ड इंस्टेड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड देन इज ऑल्सो इट इज़ करेक्ट, 100% करेक्ट। यानी कि मैं कार्बोनिल कंपाउंड की जगह मैंने नाम लिखा था, हिंदी मीडियम के लिए भी लिख देता हूँ मैं, पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल
यौगिक। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक मतलब कि कार्बोनिल यौगिकों की जगह मैं एल्डिहाइड्रोकीटोन नाम का उपयोग कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऐसे कह देता हूँ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट वास्तव में है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड। क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, उन्हें ही क्या बोलते हैं? उन्हें ही बोला जाता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो दोनों डेफिनेशन में कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। लेकिन मैं जो पहले बताई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बुक ने दे रखी है, एनसीईआरटी ने दे रखी है, लेकिन पहले जो मैंने बताई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता देता हूँ अच्छी तरह ढंग से। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, या इसकी जगह मैं वर्ड यूज़ करूँ, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड एल्डिहाइड। यानी वे यौगिक है जो या फिर तो क्या हो, खुद पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड हो। ठीक है, या फिर जो जल अपघटन के बाद, किसके बाद है? जल अपघटन या फिर हाइड्रोलाइसिस के बाद। जल अपघटन या फिर हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या करे? क्या बनाए? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करे, आर नोन एज ए कार्बोहाइड्रेट। इट मीन्स सच ए कंपाउंड विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड आर नोन एज ए carbohydrate. And if any compound itself is not polyhydroxy ketone and aldehyde, then after hydrolysis, if they will produce or they will form polyhydroxy ketone aldehyde are also known as a carbohydrate. किसी को कोई इश्यू? अगर अब भी कुछ किसी को नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। अपना जो लास्ट टॉपिक है छोटा सा, क्लासिफिकेशन ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का विभाजन, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो हिंदी में, विभाजन बोल दो, या फिर क्लासिफिकेशन क्या बोलते हैं हिंदी में अंदर, यानी कि अलग अलग बांटना वगैरह जो कुछ भी है वो। तो कितने टाइप के होते हैं ये? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है वो है, आज केवल नाम देखेंगे, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, पहले दिन इतनी बड़ी क्लास ठीक नहीं है। दूसरा है ओलिगो सेकेराइड। थर्ड जो है वो है पॉलीसेकेराइड। कितने भागों में बांटा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट्स को? 3 भागों में, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ देम इज मोनोसेकेराइड, सेकंड इज ओलिगोसेकेराइड एंड थर्ड इज पॉलीसेकेराइड। मैं इंग्लिश में इनके नेम लिख देता हूँ और उसके बाद आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। मोनोसेकेराइड्स, ओलिगो डबल सी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड्स। ये अपना हो गया आज का कंप्लीट। तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसेकेराइड में, ओलिगोसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड में। ठीक है, और क्या ध्यान देने वाली बात है ये कि यहाँ आज का काम होता है कंप्लीट। ठीक है, ये कल सुबह तक मैं क्लास अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थोड़ी देर में इसको एक्सपोर्ट वगैरह करके और तैयार करके कल सुबह आपको क्लास से मिल जाएगी। अब देखो, एक बात मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि इस क्लास को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले तो वो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, दूसरा, इस क्लास को जितना पॉसिबल हो उतना शेयर करना, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर करेंगे मैं चाहता हूँ कि अपने जेट की क्लास केमिस्ट्री की यहीं लगाए, आप लोगों को परेशान ना होना पड़े। ठीक है, थर्ड जो है वो अपना इसका रिवीजन करना है। और आपको मालूम अच्छी तरह कि यूट्यूब पे ना तो हिंदी मीडियम के लिए और ना इंग्लिश मीडियम के लिए ढंग से कोई भी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोई सिलेबस नहीं है, कोई भी सिलेबस, कोई क्लास नहीं डाल रखी किसी ने। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। अगर आप मंडे संडे तक
मैंने कहा था संडे तक अगर आप संडे को 20 to 30 स्टूडेंट अगर लाइव आते हो तो अपने लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। लाइव क्लासेस में बहुत मज़ा आएगा, इसके बजाय बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। लेट 10 बजे तक 9 बजे तक, शाम को आप चाहो तो शाम को क्लास लगा लेंगे, लेकिन मेरा प्लान है कि उस दिन सबसे पहले अपने 10:30 AM इस टाइम को अपने लाइव आएँ। कम से कम अपने पास कितने स्टूडेंट, 20 to 30, और इतने स्टूडेंट तो अपने पास है। बस आपको ये करना है, हेल्प करनी है मेरी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, सभी को बोलना है, फ़ोन कर करके बोलना है कि हाँ इतनी टाइम क्लास लग रही है, आप आओ क्लास लगाओ। क्योंकि देखो बच्चों, अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो जून के लास्ट तक डेट आने वाली है। जून के लास्ट की डेट आएगी। 15 दिन हो गए, 15 क्या हो गए, 20 दिन हो गए अपने स्कूल नहीं लगे। आपने जो पीछे 4 महीने मेहनत की थी, 4 मंथ आप लोगों को जो मेहनत हम लोगों ने करवाई थी स्कूल के अंदर, वो सारी की सारी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है। क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है। और मैं अपनी आंखों के सामने मेरे द्वारा करवाई गई मेहनत को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैंने ये रियल में वापस क्लासेस स्टार्ट की है। तो जून से जो रिज़ल्ट डेट आएगी ना, जो रिज़ल्ट की क्या घंटा रिज़ल्ट की तो बहुत बाद की बात है, अगर जो डेट आएगी एग्ज़ाम्स की वो डेट है 15 दिन पहले आएगी। क्या कर लोगे आप 15 दिन के अंदर, कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा यहाँ वापस, और रिवीजन भी किस हिसाब से, अपना जो इस बार का जितना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग। अगर आपको कहीं केमिस्ट्री क्लास मिल भी जाएगी ना, तो उसके अंदर आपको रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग तो कहीं क्लास नहीं मिलने वाली। ये क्लासेस बस अपने लिए है, अपने लिए स्पेसिफिक। तो इसीलिए जितने भी +2 के बच्चे, +1 के बच्चे इस क्लास को लगाना चाहते हैं, जेट के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि काफ़ी अच्छा लेसन है, फैक्ट वाला लेसन है, ऐसे बकवास लेसन नहीं है अदर लेसन्स की तरह। तो इसलिए इसको ढंग से पढ़ना, सभी को बोलना, लाइव आए, हेल्प करें, अपनी क्लास ज्वाइन करें, पढ़े, ढंग से मेहनत करो। आप लोग भी ढंग से मेहनत करो, अपने माँ बाप के लिए अच्छे नंबर लेके आओ, उनका सीना जो है वो गर्व से चौड़ा करो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट।